पेशावर की मट्टी की जो ज़रखेज़ी है नजीब साहब, क्या राज है इसका? कैसा कैसा नाम फ़नी हवाले से यहाँ से गया, एक पूरी तवील रोशन फहरिस्त है। और इसको स्पेशल अबाउट पेशावर, ये बाज़ औक़ात मैं भी जब सोचता हूँ तो हैरानगी होती है। और अभी मैं वो दिखाना भूल गया था, राज कपूर साहब का वो पुराना घर जी। और फिर ये राज साहब की आखिर में बड़ी ख्वाहिश थी विज़िट करने की। जब दिलीप साहब पहले विज़िट कर चुके थे तो राज साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने स्पेशली हिना फिल्म लॉन्च की, ठीक, कि कुछ शूटिंग यहाँ भी हो वहाँ भी हो, लेकिन वो किस्मत में नहीं था। लेकिन फिर बच्चे आए, उनके बच्चे आए, उन्होंने विज़िट किया, यहाँ से वहाँ की अपनी माता धरती की मट्टी लेकर गए। इसी तरह माधुबाला का सुना था, उनका ताल्लुक़ यहाँ से। इसी तरह मनोज कुमार, उनका सुना कि जनाब अपना एबटाबाद साइड से, वहाँ से। और इस तरह के अच्छा अमजद खान, उनका ताल्लुक़ यहाँ से, जैंत के बरखुरदार थे वो, तो उनका भी करीबी था, दिलीप साहब के करीबी था। और दिलीप साहब का घर वो भी अभी तक वो खंडर बन गया लेकिन मौजूद है। जी, सुना गवर्नमेंट ने कुछ उसको म्यूजियम डिक्लेयर करना चाह रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि उसको प्रिजर्व करें नए आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जब दिलीप साहब आए थे तो उनको याद था कि उसके करीब एक बेरी थी और दोपहर के वक्त हम उस बेरी पे चढ़ जाया करते थे, खेलते थे। तो वो सायरा बानो से उन्होंने बताया था कि बेरी के बारे में, जैसे वो बता रहे होंगे, वो भी एक खाबीदा सा होगा जो बिल्कुल वो उनकी तो गुफ्तगू सुने तो इंसान अपना आप भूल जाता है। बिल्कुल सही, कि मैंने क्या पूछना था या बात करनी थी, हमसे भूल गया था। हम हिंदको में वो मंदर साहब की आप बात कर रहे थे, तो मंदर साहब तो हमेशा उनकी शीन काफ के मुताबिक चलते थे। तो मंदर साहब ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि अगर आप हमारे साथ हिंदको में बात करें तो उन्होंने कहा मैं ही तो पे हिंदको बोल रहा हूँ, तुसी भी तो दिलीप कुमार साहब, उनको पसीना आ गया, मैं देख रहा था पास ही। अच्छा, वो पसीना आ गया। तो ऐसे टिपिकल हिंदको जैसी आए, कहते कि सखानी चो गुजर रहे ऐसा लंघ रहे आया उस समवारा नजर नहीं आया। वाह वाह वाह। अब समवार कहते वो समवारा रही नहीं। बारिश समवार और खुशबू हम हमीद साहब से सुनते, वो जिसे कहवे कि वो जी वो जी चमकीला सा वो पीतल का वो बड़ा सा हमाम नुमा जिसमें पानी गर्म रखते थे कहवे के लिए। तो कहते समवारा नहीं रही। वक्त में सायरा ने किया कि चपली कबाब भी खासियाँ थे बड़े मशहूर। हाँ, चपली कबाब भी थे। फिर अपने वो रिश्तेदारों से भी मिले वहाँ शहर में जो सेटल है। शाहरुख खान का भी लिंक, शाहरुख खान का उनका भी जनाब लिंक्स। तो ये मेरी भी समझ से बाहर है कि क्या है, लेकिन कुछ खास है, कोई बात है, कुछ है। और बल्कि मुझे इसका शहनाज शेख ज़ेबा शहनाज का पता चला कि वो उसका भी। अच्छा, फिर अतर शाह खान साहब एक मरतबा मुझे मिले तो मुझे कहने लगे भाई वो नंबर 1 स्कूल कैसा है भाई? मैं कहा सर नंबर 1 स्कूल, हाँ रहे। अरे बाप रे बाप क्या है। तो जब टीवी शुरू हुआ तो उस वक्त तो बता नहीं सकते कि वो जो स्पिरिट और जज्बा था। कौन सा साल था पेशावर में पीटीवी के आगाज़? 72। जी हाँ। और आपने कब काम किया? मैंने 74, 2 बरस के बाद। जी हाँ। तो सबसे पहला मीडियम आपका कौन सा, थिएटर, टेलीविज़न या रेडियो? जब मैं कॉलेज में था तो थिएटर पे काम करता था। उसमें मुझे ये है कि फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी मुझे प्राइज़ मिले, फर्स्ट प्राइज़ मिले तो इनकरेज हुआ। फिर ये था कि मैं अपने प्रोफेसर्स और असातिज़ा की अक्सर पैरोडी और ये करता था। और कई मरतबा मुझे फ़ाइन भी हुआ स्कूल में, ठीक ठाक फ़ाइन हुआ। और वो असातिज़ा ने मेरे साथ कि भाई तुम हमारी नकलें उतारते हो, ये गलत काम, ये फला। तो वो स्टूडेंट बड़े खुश होते थे, वो मुझे ले जाकर समोसा और चाय वगैरह कहते यार ये प्रोफेसर जो है ना अच्छा है, इसका ज़रा रिकॉर्ड लगाओ। तो ये चीज़ें जब होती तो वहाँ से मतलब ये एक इनकरेजमेंट। ये सब आपने वजूद मंजर साहब, आपके मामू, उनको आपने आइडियलाइज किया था या नहीं? लेकिन बचपन की क्या यादें, जैसे आप बता रहे थे उनका, मैं आपसे कह रहा था वो बहुत रिजेंबल करते थे दिलीप साहब से, ग्राम आवाज़ का और अदायगी और लहजा। और रेडियो के तो बादशाह थे। हो फिरदौस साहब तो उफ, ये उनसे कभी पूछें मंजर साहब के बारे में।
फिरदौस जमाल साहब? हाँ, उनसे और कवि साहब से पूछे, रेडियो के हवाले से किंग थे। बात दरअसल ये है कि जब मैं भी आया टीवी तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट था। मैंने कहा मंजर साहब आप ठीक है, आइडियल होता है इंसान का, अच्छी बात है इंस्पिरेशन के लिए, लेकिन दिलीप साहब को इतना ज़्यादा जब लोग आपको उस हवाले से बात करते हैं। मैं कहीं लाहौर कराची जाता हूँ तो अक्सर मुझे वो प्रोड्यूसर्स पूछते थे पेशावर वाले दिलीप साहब का क्या हाल है। अच्छा, तो मैंने कहा आपका क्रेडिट मारा जाता है काम का, ये क्या कर रहे हैं आप, तुम नहीं समझते, ज़्यादा बातें मत करते हो। ज़ाहिर है वो सीनियर से मैं बात नहीं करता था, लेकिन मुझे ये हेल्प मिली कि फिर मैंने कभी किसी करैक्टर में मेरे गेटअप्स देखें, मुख्तलिफ आपको मिलेंगे, मेरी कोशिश होती है टोन्स अलग हों, मेरा एक्सप्रेशन अलग हो, मेरा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं जब कोई करैक्टर करता था तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि लोग मुझे नजीब को ना जाने। मेरा जब पहला प्ले था उसमें मेरा एक गवाले का करैक्टर था और मंजर साहब के साथ था। ठीक। तो मैं इनके साथ गया, रिहर्सल में ब्रेक होती थी, चाय वगैरह पीते थे, तो उस चाय के ब्रेक में मैं 6 दिन रिहर्सल होती थी। तीसरे दिन मैंने मंजर साहब को कहा, मैंने कहा प्रोड्यूसर से ज़रा कहें कि ये वाला करैक्टर मैं परफॉर्म करूं। तो उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा, तारक सईद साहब थे, तो उसने कहा कम ऑन, हाँ ज़रूर, बिल्कुल। तो मैंने स्क्रिप्ट नहीं थी, मैं पूरा परफॉर्म करके बताया। वो कहते तुमने ये कैसे याद किया है? मैंने कहा सर ये सुन के संसद के। वेल, उसको कहते स्क्रिप्ट इसको दे दो। हाँ स्क्रिप्ट इसको दे, ये करेगा। वो जब करैक्टर मैंने किया तो मंजर साहब के साथ ही वॉक पे हम किस्सा खाने में घूम रहे थे, तो एक शायर थे मकबूल एजाज, मुझे याद है, अभी तक याद है। तो वो एकदम मिले, कहते मंजर साहब राती प्ले देखे, मज़ा आ गया है, ये तोड़े नाल गुजर कौन बनाया? तो मैं साथ ही था। वाह वाह वाह। तो मंजर साहब ने कहा मकबूल साहब ताने उन्होंने नहीं पहचाना? कहना नहीं जी मैं नहीं पहचाना, मैं पहली दफ़ा। कहना ये है ना, तो कहना तुसी गुजर बने हो? मैं कहा यार कमाल की थी यार, ज़बरदस्त है। वहाँ मेरा वो कॉम्प्लीमेंट मिल गया आपको जो आप चाहते थे? बस वो अंदर से मुझे वो हो गया, साइन हो गया कि नहीं ओके। नहीं सब आपको ये पता है कि आप भी उन खुश नसीब तरीन लोगों में से हैं जो हमारे घर के मेंबर हैं। हमें आपसे अजनबियत महसूस नहीं होती, हमें लगता है आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे लाउंज में हमारे साथ रहें। जितना प्यार मिला है आपको इस पूरे करियर में, और ख़ास तौर पे मैं तस्लीम करता हूँ द वे यू हैव कैरिड योरसेल्फ, जो रिस्पेक्ट आपने अपनी रखी है। पेशावर आपने नहीं छोड़ा। हाँ वाह 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 वाह, जियो जियो जियो। कमर आफ्ताब साहब यहाँ थे सर इस सेंटर में, सर जनरल मैनेजर। तो मुझे कहने लगे कि काम वाम देख के जीरक इंसान थे, ओए छड़ तू की लेना पेशावर को, तू लाहौर दा बंदा है, तू लाहौर चल। तो मैंने कहा देखेंगे सर, उनको फैमिली प्रॉब्लम है। ओ छड़ तू लाहौर चल, लाहौर चल। मेरे जहन में था, कवि साहब का सुना कि जी लाहौर चले गए, अपना फिरदौस साहब का सुना, औरों का भी सुनते थे कि जी रिकग्निशन लाहौर में ही मिलती है, क्योंकि बड़ा हब था सकाफत कल्चर का, थिएटर है और तारीखी एतबार से, और पेशावर मतलब पार्टीशन से पहले तो बॉम्बे और यही दो जगह थी ऐसे तारीखी। तो मैं नहीं गया, फिर मैं सिर्फ यही बात मेरे जहन में थी कि मैंने कहा वहाँ तो बड़े बड़े स्टार्स हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े राइटर्स हैं। अब मैं अमजद इस्लाम साहब, इशफाक साहब का प्ले करके और कवि साहब के साथ परफॉर्म करके पीछे अगर मुझे एक लाइन भी मिल जाती मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन नहीं, मुझे इसी मिट्टी में रह के अगर मुझ में कुछ है तो मुझे इंशाल्लाह इधर ही रिकग्निशन मिलेगी। नेटवर्क का जब दौर आया और फिर कंपटीशन भी होते थे सारे सेंटर्स के दरमियान, तो आपने जैसे पटवारी तो नहीं, ये इसमें किया है, वो पटवारी भी किया, पटवारी किया है, हज़ारे वाली किया है, पश्तो किया है, उर्दू किया है, हिंदको किया है। हाँ। लेकिन मेन स्ट्रीम नेटवर्क पे कौन सा खेल था जब पता लगा कि भाई वह कौन है, मतलब नजीबुल्लाह अंजुम साहब की वो जो सरसराहट वो कब आती? आरिफ राना साहब थे कि वकार, पता नहीं अभी अख्तर वकार जी भी आरिफ राना साहब? नहीं, इफ्तिखार आरिफ साहब, 12वां खिलाड़ी।
हमारे जी जी। तो उन्होंने ख़त लिखा था हमारे प्रोड्यूसर को और मेरे बारे में पूछा था, तो वो उन्होंने मुझे फिर बताया था। एक मैंने किया था मट्टी और मशकीज़ा, मट्टी और मशकीज़ा, जी बिल्कुल, जिसमें मैं बहिश्ती बना हुआ जी, था। बहिश्ती, बिल्कुल। वो जो पेशे जैसे मतरूक हो रहे हैं, मैंने देखा, तो वो यंग टू ओल्ड वो करेक्टर था, तो वो उस पे मतलब ये कि काफ़ी। और जब ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी कोयटा में 86 में, 86। अच्छा, दूसरा मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने सेंटर से बेस्ट एक्टर का अवार्ड लूँ, ये मेरी ख्वाहिश। वही तकरीबन जो सुकड़ गई थी 86 वाली, वही है सर। और उसमें अपना कोयटा में ये सेरेमनी हुई थी और वहाँ उज़मा आपा को, आबिदा परवीन भी वहाँ बैठी थी, खालिद अब्बास साहब ने भी कुछ परफॉर्म किया था। और मुझे बेस्ट एक्टर उस साल का डिक्लेयर किया था उन्होंने 86 में। उज़मा आपा को बेस्ट एक्ट्रेस का किया था, मेरे लिए बड़ा एजाज़ था, क्योंकि हमारी सीनियर आइडियल वो क्या बात है। और ये तो ऐसे लोग हैं कि जिससे ज़िंदगी बरतने का ढंग आता है, देख के, मिल के, काम करके। और क्योंकि बुनियाद रखने वाले तो यही हैं। आज जो कारपोरेशन खड़ी है, टीवी खड़ा है, और जब देखते हैं यकीन माने रोना आता है कि यार इसको कैसे सींचा गया, और आज ये क्या किन हाथों में आ गया है, ये क्या हो रहा है इसके साथ। क्योंकि ये तो दानिश्वरों की दरसगाह थी एक किस्म की। असातिज़ा लोग आते थे और उठना, बैठना, पहनना, बोलना, बात करना, मैनरिज्म, ये सब तो हमें तालीम तरबियत वही यही सिखाते थे, यही सिखाते थे। हम बताते थे, ये लोग हमें बताते थे। मुझे याद पड़ता है एक स्पेशल प्ले था 23 मार्च के हवाले से, उसमें एक लाइन का डायलॉग था जिसमें नोट के ऊपर जो कायदे आज़म की जो तस्वीर है उस रेफरेंस से था। वो लाइन पता नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे प्रोड्यूसर, तो उन्होंने पीएम से कहा कि जी ये बीच में से मैं लाइन निकाल रहा हूँ। उसने कहा नहीं, अमजद साहब से पता कर लें, उनका स्क्रिप्ट है। उनको फ़ोन किया गया, अमजद साहब लाहौर से बाहर आए, वो उस लाइन एक्सप्लेन की, इस सेंस में लिखा गया है, इजीली हुई। फ़ौरन 1 घंटे के बाद दूसरी फ्लाइट से फिर वापस चले गए उस एक लाइन के लिए बाहर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें संजीदगी का, काम की संजीदगी का, कि कितना सीरियस लिया जाता था। अल्लाह बख्शे, रऊफ़ खालिद साहब का खेल था मशाल, आपने उसमें, और मैंने जब पढ़ा तो मैंने ये बड़ी तजवीज़ थी कि आप वो करें और आपने वो की। लेकिन एक उसमें एक वाक़या है कि आपने कहा मुझे तो स्क्रिप्ट चाहिए होगा 7 दिन पहले। हाँ, ये मैंने अभी कई प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए। अभी एक मैंने अब मेरा चल रहा है, अभी वो चल रहा है ये मरहम के नाम से, मेराज साहब का, कोयटा वाले जो उन्होंने लिखा है। तो खुदा उनका भला करे, मैं जिसको स्क्रिप्ट कहता था तो वो कहते सर आप अपनी डेट्स बताएं और पेमेंट बताएं। वो मुझे ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे स्क्रिप्ट बताओ। सर आपको स्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है? आपको स्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है? सर मत करें सर, आपको स्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है? वो मैंने कहा भाई इस उम्र में और ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे। फिर जवाब नहीं आता था। अब इनको मैंने कहा स्क्रिप्ट, इन्होंने मुझे 26 एपिसोड TCS करके जनाब यहाँ भिजवा। ओ मैंने कहा ये लोग तो बिल्कुल सीरियस है, वाकई सीरियस है। उसके बाद मैंने फिर बात की कि करना है या नहीं करना। मैंने उसका कहा मैं पहले देखूंगा कि मैं इंसाफ कर सकता हूँ या नहीं। मतलब अगर एक चीज़ से मैं मुतमईन नहीं हूँ, मेरा नाज़िर कैसे मुतमईन होगा? बिल्कुल ठीक, क्योंकि शीशे का काम है और शीशा लिहाज नहीं करता। वाह, शीशे का काम है और शीशा लिहाज नहीं। ना 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 ना, वो कहाँ लिहाज करता है? एज इट इज जो है आपको आप दिखा देता है। तो हमने चूँकि इसको उस संजीदगी से लिया नहीं, ऐसी खल्क आ गई, तो अब जो हशर आप देख रहे हैं उसका वो आपके सामने है हमारी। और फिर मैं वहाँ नुमान इजाज से कह रहा था, मैंने कहा नुमान वो वक्त याद है लाहौर का, दुनिया यहाँ आती थी काम के लिए, थिएटर भी गर्म है, आर्टिस्ट बिजी है, इधर से उतरता है, उधर जा रहा है, उधर से उतर रहा है, उधर एवर्न्यू जा रहा है, बिल्कुल ऐसे। एवर्न्यू में देखा तो सारे स्टूडियो बिजी हैं और आर्टिस्ट हाथ में स्क्रिप्ट लिए हुए हैं, और परफ्यूम्स की खुशबू हैं, और मेकअप है, और ग्लैमर है, और लाइटें हैं, और बिल्कुल दिन जैसा समाया।
तो वो एक मैं रेड कार्ड एक कर रहा था वहाँ पे, वाह, अयूब खावर साहब के साथ। जी। तो फवारे पे बैठे हुए थे, तमन्ना आपा और मेरा पेयर था। तो यकीन माने रात को 2 बजे बैठे तो अचानक वो रो पड़ी, जो देख रही थी वो स्टूडियोज। वहाँ सबसे पहले लाइटें ऑन करने से पहले वो असिस्टेंट को, वो सर्दियाँ थी तो बिल्लियाँ गुर्राती थी, तो वो पहले डंडे से उसको स्टूडियो से निकालते, बिल्लियाँ भगाते थे पहले। तो वो रो पड़ी, कहती हमने इसका अरूज भी देखा हुआ है। जब शूटिंग पैकअप होती थी शबाब किरानवी स्टूडियो से, तो तमाम आर्टिस्टों की गाड़ियों में वो, क्योंकि वहाँ खेत वेत भी थे शबाब स्टूडियो, जी, तो वो बनाया था, तो वो फल फ्रूट और वो जो सब्जियां वो लगती थी वो सब आर्टिस्टों को बाकायदा उनको, वो शबाब साहब का ये है कि वो रखते थे आर्टिस्टों के साथ ये प्यार मोहब्बत और इस तरह। तो उन्होंने गोल्डन टाइम देखा हुआ था, हमने कदर नहीं की उसकी। कुछ गलती होती है शहर से, शहर वालों से, जब ये हालात देखने पड़ते हैं? सर ये गलती नहीं, ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं हादसा है सर। फाइन आर्ट जो है ये ज़िंदगी को फाइन बनाने के लिए, कोई भी फ़न आप देख लें, मौसीकी देख लें, शायरी देख लें, पेंटिंग देख लें, वो आपकी नेचर के करीब होता है। जमालियात उसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो होती हैं, और वो आपको सॉफ्टनेस आपकी नेचर और तबीयत और इसमें लाता है। ये मंदिर साहब के साथ ये लता का गाना चीड़ के दरख्त के नीचे एबटाबाद में जाके हम सुनते थे, नेचर में के करीब बैठ के, और नींद आ जाती थी। तो मतलब वो एहसास पता नहीं अब कब आएगा, कैसे आएगा, कौन से लोग लेकर आएंगे, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी वजह से आप माशरे सोसाइटी में देख लें, अभी किसी से बात करके देख लें, वो एकदम टेम्पर लूज कर जाता है। थोड़ी थोड़ी बदतमीज, बड़े पढ़े लिखे खानदानों के मैंने बच्चों को देखा है, यहाँ ऑफिसर्स के बच्चों को मैंने देखा है, जिस बदतमीजी से वो गुफ्तगू करते हैं और जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। वहाँ मैं बार्बर के पास जाता हूँ, मैंने कुछ बच्चों को देखा पीछे वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये कौन है? कहता है जी ये फ़लाँ साहब के हैं, ये फ़लाँ, उसके रैंक मुझे जब बता, मैं घबरा गया। आज जो देखते हैं आप, रिस्क भी ट्रैवल तो करता है ना जी। जैसे कि डॉक्टर पूछता है कि भाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये फैमिली में किसको था, सही पहला सर्किट उसको मिल जाता है अगर रेफरेंस मिल गया तो। ये नहीं, जैसे रिज़्क़े हलाल की बरकत अगली 7 नस्लों तक पहुंचनी है, वैसे ही रिज़्क़े हराम का नहस जो है वो भी 7 नस्लों तक पहुंच चलता ही जाए, वो चलता ही रहता है, उससे खलासी नहीं है। अब देखें ना, ये भी कहा गया है ना कि हिरस, हवस, लालच, गरज, ये जब जहन पर सवार हो जाए तो अक्ल काम छोड़ देती है। जी सब आपकी मादरे इल्मी ही मैं कहूँ पाकिस्तान टेलीविज़न, अगर स्कूल और कॉलेज के अलावा तो गलत नहीं होगा, क्या हो गया पाकिस्तान टेलीविज़न को? वो इस वक्त तो माजूर हो गया है। अब देखें ना, इतना बड़ा इदारा है, अब अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा एमडी साहब का और चेयरमैन साहब का, उसका डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। उसको ताले पड़े हुए हैं, ऊपर झगड़े हो रहे हैं, और हड़ताल की हुई है एम्प्लॉयज़ ने। उनके जो पेंशन के जो पैसे है उसका सुना स्टॉप हुआ है सब कुछ। उन गरीबों को जिनको पेंशन पुरानी मिलती थी वो सब उन्होंने रोका, उनके अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। और फिर मजबूरी बिजली के बिल पे वो चल रहा है इदारा, 35 रुपये पे चल रहा है। अगर वो स्टॉप हो गया तो फिर सब कुछ ख़त्म करना पड़े, क्योंकि एक तो वो फिर उसमें हमाकतें भी हुई। पाकिस्तान टेलीविज़न वाहिद इदारा था जिसके पास अपनी एकेडमी थी। जी, पाकिस्तान जो सबसे बड़ी होनी चाहिए थी, जैसे नापा तो बात की बात है, पीटीवी एकेडमी तो उससे पहले की। बाकायदा इन्होंने इश्तिहारात दिए थे हर शोबे के हवाले से ट्रेनिंग के, उसको इन्होंने सीरियस कभी लिए नहीं। मंसूर एक वक्त में, ख्वाजा नजम रहे, बख्तियार अहमद साहब, ये सीनियर लेजेंड लोग हमारे, यावर साहब भी, सब लोग रहे। तो अब ये सेकंड लाइन हमने नहीं बनाई अपनी, कि कम से कम दूसरे हमारे पीछे बैकअप होना चाहिए था। एक वाहिद इदारा था ये टीवी जिसने कि फ़नकारों को, मौसीकारों को, शायर अदीबों को थोड़ा बहुत एक इनकरेजमेंट मिलती रहती थी, कैथारसिस होता रहता था। चले जाते थे, चलो जी आज मुहर्रम है, आज ईद मिलादुन्नबी है, चले आज ईद है, फ़लाँ है, इस हवाले से चले, एक रहता था तो वो थोड़ा बहुत होता।
वो भी स्टॉप हो गया। फेडरल सतह पे जो कमेटी है, जो कभी खान साहब ने अलम बुलंद की और आप भी उसका हिस्सा हैं, अभी तक आरिफ अलवी साहब ने वो मीटिंग कन्वे नहीं की, अगर मैं गलती नहीं कर रहा। हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उनके साथ, ममनून साहब के साथ, उनके साथ आखिरी लास्ट एक हुई है, उसके बाद फिर नहीं हुई। और वो बड़े फनकार दोस्त और फन से बड़ी मोहब्बत करने वाले। बिल्कुल। और उसमें हमारे मेंबर थे 7 जी, जो कि थ्रू आउट पाकिस्तान, मतलब ज़ेबा भाभी थी, उसमें कवि साहब थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, अताउल हक कासमी साहब थे, असगर नदीम सैयद साहब थे, एक और हमारे म्यूज़िक के कराची से थे। तो वो 7 लोगों की, यहाँ 27 लोगों की ये प्रोविंशियल इन्होंने बनाई। अच्छा जी। अच्छा, उसमें सीडी वालों को भी घुसेड़ा हुआ, जो ऐसी ख़तरनाक सीढ़ियाँ जिसके लिए हमने बड़ा एहतजाज किया, और शुक्र है अभी स्टॉप हो गया है, वरना यहाँ तो थिएटर्स से कुछ और हो गया था। और शो यही होता था, हाथ में गन है और एक आवाज़ है और उसके बाद डांस है, ये ड्रामा, ये थिएटर, और छोटे छोटे बच्चे पैसे चुरा के घरों से ला के, और यहाँ इसके लिए बड़ा एहतजाज किया हमने। हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर के साथ मेरी बड़ी तू मैं हुई इस बात पे। मैंने कहा सर अगर देना है ना तो मैंने भी एक एप्लीकेशन लिख के दे दी। मैंने कहा हमसे ज़्यादा काम को जानने वाला और कौन है। मैंने कहा मुझे भी अलाउ करें, मैं भी लाहौर से लाता हूँ फ़नकारों को और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पैसा कमाया जाता है। बंद कर दिया उन्होंने, स्टॉप कर दिया, शुक्र है। फिर सऊदीया से, अबू ज़ेबी से, दुबई से लोग जब आते हैं तो वो फिर हम जैसे लोगों को कहते हैं सर प्लीज़ इनको रोकिए, मना करें। वहाँ हमारे जब ग्रुप में जब हम ये सीडी वगैरह, यही एक बड़ी तफरी होती है, जब चलाते हैं तो सिंध, बलूचिस्तान और ये हम पर हंसते हैं कि यार ये आपका कल्चर है। इस पर कोई चेक नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं सोचा। नहीं, मैंने उनसे कहा, सेक्रेटरी साहब से मैंने कहा सर मैं ये नहीं कहता हूँ इनको बिल्कुल स्टॉप करें, इन पर चेक होना चाहिए, बाकायदा अप्रूवल हो, एक सर्टिफिकेट हो, वो आप दें, उसके बाद आप बेशक अप टू द मार्क हो, आप उसको चलाएं, क्योंकि क्रिएटिव काम है, जाहिर है वो और काम नहीं जानता तो यही करेगा। अच्छा, आप किस शोबे से मुंसलिक रहे प्राइमरीली? 70 तक आपने नौकरी की, 1970 तक? हाँ जी, उन दिनों एक तो ये था कि म्यूनसिपैलिटी के पास इस तरह ओपनली सीमेंट नहीं बिकता था, परमिट इशू किया करते हैं। परमिट डिपो बाद में आए, परमिट पहले थे? परमिट पहले तो वो राशन का भी होता था एग्जैक्टली। तो वो हम परमिट बनाते थे, मैं बनाता था उसका बाकायदा परमिट। वो कुछ अर्सा मैंने जॉब की। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसमें SDA में, सरहद डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उसमें क्लैरिकल जॉब ये कुछ अर्सा की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था उधर, तवज्जो नहीं थी, क्योंकि उधर ड्रामा में कर रहा होता था, दराज में मैंने वो स्क्रिप्ट रखा होता था, साथ में लाइनें देख रहा होता हूँ, वो साथ में काम कर रहा होता, फिर लाइनें साथ, तो ये मेरा सिलसिला रहता था। फिर ये था कि अचानक कहीं आउटडोर जाना पड़ता है, स्वाद जाना पड़ रहा है, एबटाबाद जाना पड़ रहा है, तो छुट्टियाँ जो थी वो उनको स्टाफ को मुझे खिलाना पड़ता था। वो मुझे ब्लैकमेल करते थे, नहीं जी आज तो कीमे वाले समोसे के बगैर तो ओके जी ठीक है। वो पैसे मेरे उधर ही खर्च हो जाते थे, जो मैं झूठ बोल बोल के इकट्ठे करता था वो सब मैं, लेकिन ये कि वक्त पे मुझे समझ आ गई कि नहीं ये तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने जॉब, फिर मुझे हालांकि 1.5 साल हो गया था, और आगे उसने कहा तुम्हारी प्रमोशन है, मैंने कहा नहीं सर नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फिर मेरी पूरी तवज्जो अपना टीवी की तरफ थी, और उसके बाद वाकई मैं फिर पूरी, मुझे याद पड़ता है कि मुझे एक स्क्रिप्ट एक मरतबा मिला, वो मुश्किल सा करैक्टर था, मैं वो लेके वो पार्क में चला गया रात के 2 बजे, किला बाला सार के नीचे ही वो पार्क है, उधर ही हमारा घर था पास ही, तो फवारे के गिर्द में बैठा मैं याद कर रहा था, और साथ मैंने गंडेरियाँ रखी हुई थी, तो मैं अपना, तो थोड़ी देर के बाद मुझे आवाज़ कानों में आई कि जैसे कोई आया है, तो वो 2 सिपाही बीट वाले जो थे गन वन उठाई थे, वो पश्तो में उसको कहते हैं कि तुम सामने से जाओ, मैं पीछे से आता हूँ ना। अच्छा जी। तो वो सामने से आया, पीछे से आया, तो एकदम दोनों आए, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये याद कर रहा हूँ। क्या ये क्या है? मैंने कहा यार ये ड्रामा है, क्या स्क्रिप्ट है? वो तो कहता है घर में याद करो, यहाँ क्या क्या करते हो यार? तो इतना मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस मैं ज़्यादा बहस नहीं की, खामोशी से मैं उठ गया। फिर इनसे कहते से लेवाने अखकारी माता पागल नज़र आता है, क्यों ठीक नहीं है। जब करेक्टर मुझे तंग करता था मैं निकलता था, जहाँ इजी हो जाता था बड़ा इजी में घर आ गया।
ये जो शोभा है ये तो घर वालों को भी समझ में नहीं आता। हाँ। ये तो कोई काम नहीं। और मेरी शादी में भी प्रॉब्लम हो गया। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि इब्तिदा से मुझे शौक था ये वाइटनर लगाने का। अच्छा जी। और सफ़ेद दाढ़ियाँ और मैच्योर कैरेक्टर और बाबा जी कैरेक्टर करना, इस तरह के मुश्किल कैरेक्टर करने का। तो ये जब कैरेक्टर किए तो जब वालदा जिससे भी बात कर रहे थे वो कहते ये लड़का तो बड़ा बूढ़ा है। उसने कहा नहीं बूढ़ा नहीं, वो ड्रामे कर रहा है। तो फिर एक दिन अम्मी आई मुझे कहने लगी यार खुदा के लिए, खुदा के जहाँ मैं जाती हूँ वो कहते ये तुम्हारा बेटा है, सफ़ेद दाढ़ी वाला बेटा है तुम्हारा ये। तो मैं क्या, तो कम से कम चलो, पहले तो वो ख़िलाफ़ थी मेरे कि मत करो। जब एप्रिसिएशन लोगों ने करना शुरू किया, अखबारों में आना शुरू हो गया तस्वीर वसीर, फिर उनको वो एहसास हुआ कि नहीं कोई ढंग का काम कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर मुझे कहने खुदा के लिए कम से कम बूढ़े मत बना करो, ज़रा ये सफ़ेदा वगैरह कम लगाया करो। तो इसके बड़े प्रॉब्लम मतलब और फिर मैं इतना वो हो गया था कि मैं फिज़िकली स्लो हो गया था। अच्छा जी, वो उसका हिस्सा ही बन गया था आपके मैनरिज्म का। तो ये मुझे ब्रेक किया शुएब मंसूर साहब ने। 8वां समंदर में उनका फेस्टिवल प्ले कर रहा था इस्लामाबाद से। तो मुझे एक अयाज नाइक साहब हमारे आर्टिस्ट जी, अयाज नाइक, उनके वालिद साहब वो करेक्टर कर रहे थे। अच्छा जी। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इन्होंने मुझे यंग करेक्टर दिया था। वो पिंडी के हमारे आर्टिस्ट हैं जो ये इसके गेस्ट हाउस भी खालिद हफीज साहब, यस, उसके भाई का करेक्टर मुझे दिया था। तो यंग था, तो मैं शुएब साहब को तंग करूँ कि मुझे सर मुझे वो वाला करेक्टर दे, वो बाप वाला, ये जो फैमिली का बड़ा है। कहते नजीब तुम समझते क्यों नहीं हो? उनको तो फार्मूला तोड़ने के बाद तो लोग तरसते हैं यंग करेक्टर के लिए, एज इट इज़ करेक्टर के लिए। मैं कि नहीं सर पता नहीं क्यों, मैं 2 दिन से रिहर्सल कर रहा हूँ लेकिन मैं अनईजी। वो इत्तेफाक से वो आए नहीं, बीमार, तबीयत उनकी सेहत ठीक नहीं थी। मैं खुश हो गया, मेरी लॉटरी निकली। मैंने फिर वो गेटअप अच्छा, और फिर मैंने जम गया। फिर आखिर में शुएब साहब कहने लगे देखिए नजीब, देखो कवि साहब को देखो, यंग एज में वो ऐसे लगते हैं कि वो 90 साल के बाबा हैं। कवि साहब ने भी शुरू में तो ये फिजिकली बहुत, उसने कहा ये बड़ा असर वो ख़राब करता है बंदा। वो फिर मैं वापस आया तो नई मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू हुई थी, मुस्तंफर साहब, तार साहब। तो फिर मैं चटखारे प्रोग्राम, कॉमेडी स्किट्स छोटे छोटे, हाँ, तो फिर वो मैंने जब किए, तार साहब भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे। बैजू मलंग भी उसी में हुआ उसी वक्त। तो वो एक मैं खाका करता था कि प्रिंस फरमाते हैं, और एक वो था, एक अजीब सी लैंग्वेज एक मैंने बनाई हुई थी, तो उसमें फिर वो तर्जुमान मेरा वो तर्जुमा करता। कैसी थी वो ज़रा मेरी तो याददाश्त में है थोड़ी। वो मैंने तो कहते प्रिंस फरमाते हैं कि पिछली दफ़ा भी मैं आया था, मैंने इतना सरमाया दिया था आपको, आपने क्या किया? वैसे प्रिंस यही फरमाएंगे अगर हमने सरमाया का सही ख्याल ना रखा तो कुछ इसी जुबान। तो मैं इस्लामाबाद में जिनात सुपर पे घूम रहा था, तो एक खातून आई, उनके साथ बेबी था छोटा, तो मुझसे कहने लगी प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मैं कि जीफा, ये आप जो मॉर्निंग में लैंग्वेज बोलते हैं ये कौन सी है? मैंने कि इसका ये कोई लैंग्वेज नहीं है, और ये आप क्यों पूछ रही हैं? कहती कैसे कोई लैंग्वेज नहीं? मैं कि नहीं कोई लैंग्वेज नहीं, हमने खुद ही बनाई हुई है वो एक खाके के लिए। तो मैंने कहा आप क्यों पूछ रही? कहती मेरे इस बेटे को लैंग्वेजेस का बड़ा शौक है, तो मुझसे कह रही थी कि मामा इनसे पूछो ये क्या बोलते हैं, अंकल ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। सलाउद्दीन साहब, अभी आप तस्वीरें हम जब देख रहे थे तो दिलीप साहब उनकी लेकर गए रिकॉर्डिंग्स। जी हाँ, वो चूँकि टिपिकल हिंद को मतलब ये अगर वो प्रोग्राम आप देखें सुने तो आप फील करेंगे अपने आप को उसमें, उसकी लैंग्वेज, उसका बोलने का स्टाइल, देखने और काम करने का। तो वो दिलीप साहब वहाँ देखते थे, वहाँ उनको देखते थे। फिर वो बाकायदा उन्होंने फरमाइश करके कैसेट्स भी मंगवाए। यूनुस कियासी साहब अभी फोत हो गए हैं, राइटर थे हमारे, बहुत सीनियर राइटर थे पेशावर के, तो उनकी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने फिर वो सारे कैसेट जमा करके और भिजवाए थे उनको। मैं बड़े अदब से एक बात अगर पूछूं नजीब साहब, दुनिया को हमारी खबर है, हमें अपनी खबर ही नहीं, क्यों? नहीं,
छान लग गया है, सफाई शुरू हो गई है, इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। एक क्रेडिट जो इस शहर को जाता है और वो उसी की पैरवी फिर पाकिस्तान ने की कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है। सबसे पहली तब्दीली पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में आती है। इसमें भी लीड ली इस शहर ने भी, और आपके सूबे ने भी, हमारे सूबे ने भी, फिर मुल्क बाकियों ने भी फॉलो किया। क्या थे हालात? आप जो मुझे जितना पता लगता है आपकी बड़ी एक सपोर्ट रही है, इज इट सो? आप वो जिन मगरमच्छों का या वो देव हैकल माफियाज का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप भी उस जद्दोजहद और तगदो में थे? बिल्कुल, अपनी बिसात के मुताबिक, हाँ, जितना कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए ना। अब मतलब माशरे को भी हमने ऐसा मुनाफिक बना दिया और ऐसे लेटेस्ट करप्शन के तरीके। आप अंदाज़ा करें कि अयान अली से पता चल रहा है 21 हमारी मॉडल्स जो कि कैरी करती थी अपना करेंसी और मुख्तलिफ उन्होंने नाम लेके, लेकिन उन्होंने कहा डिस्क्लोज मत करें क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कामों के, तो वो हम हो जाए, बाकी जो आपकी हम हेल्प करेंगे, बताएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी वही आपका मेरा पैसा, अवाम का, इस अवाम का पैसा। क्या फीलिंग थी इस 23 मार्च पे जो यौम पाकिस्तान गुजरा है? इस दफा तो बड़ा जबरदस्त ग्रैंडर था, जबरदस्त। हर चीज में गन गरज थी, गन गरज थी, थरकता था बदन भी, बाल भी खड़े होते थे। हाँ, ये बर्दाश्त नहीं होता 2 नंबर बंदे से। ये 2 नंबर बंदे से बर्दाश्त नहीं होता? ना, ओ यार ये क्या कर रहे हैं यार, बहुत तेज साउंड है इसका यार, थोड़ा तेज है यार। वो तो नहीं, कमालात तो हैं, किसी चीज की कमी तो नहीं है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो हैं ये डैशिंग है। इनको हमारे सर पर ऐसे सुपर पावर है, सराहने हमारे बैठी हुई है, हर वक्त चेक रखा हुआ है, ऐसे उनको पता है इस कौम का, क्योंकि हमारी हिस्ट्री से वो ज्यादा वाकिफ है। मैं यही कह रहा था कि इनका बैकग्राउंड क्या है और ये क्या चीज़ है। अगर इनके ज़रा सा इनको फ्री हैंड मिला नहीं तो इन्होंने टेक ऑफ करना, निकल जाना और कल को हमें बिठा देना। टेलीविज़न ड्रामा इस वक्त कराची के लिए ही बनता रहा बहुत देर, और बन रहा है, और मैं भी हिस्सा हूँ उसका। और मैं जब बनते हैं और मार्केटिंग और वो सब होते हैं तो वो कहते हैं लहजा नज़र नहीं आना चाहिए, ये तो पख्तून उधर, अगर आएगा तो नेगेटिव दिखाएंगे। माजरत के साथ में ये आई हैव टू से दिस, हमने अपने कल्चर को बुरा ही दिखाया, हमने उसको कभी भी एलिवेट नहीं किया। ख़ास तौर पे आपको लगता है कि ये इसके हवाले से कोई फंडिंग होती है, ये ख़ास तौर पे हम शर्मिंदा करना चाहते हैं अपनी सकाफ़त पे, या आप ये जब फैसले हो रहे हैं, जैसे आपने कहा लाहौर की वीरानी और फिर कराची एक आबाद हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? इस पे हमें हमारे लिए कोई लम्हा फ़िक्रिया है या? बिल्कुल है। अब देखिए ना, ये मनफी जो कुव्वतें हैं वो भी खाना पीना का, उनको भी खुराक चाहिए ना। चाहिए। आपका जो जितना असला माफिया है, आपका ड्रग माफिया है, ये डोमिनेट कर रहा है दुनिया को इस वक्त। दुनिया को, ठीक। बहुत बड़ी तिजारत, बहुत बड़ा सर्कल, बहुत बड़ी पावर इन लोगों के पास। मतलब ये फैसले करते हैं हुकूमतों के कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है, कौन सा गलत है। फिर हमारे लोग जो हैं, हमारे जो नंग, नामूस, गैरत, ये तो प्यार वाले लोग हैं, प्यार से इनको ले जाओ, ये साथ चल पड़े आपके साथ। और ज़रा से इसके साथ कोई ऐसी वैसी बात की तो इसकी सुई और उसकी नफ्सियात को वो जानते हैं। तो बड़ी इजीली फिर इन लोगों से इस तरह के काम लिए जाते हैं। यहाँ तो कई बमर्स जो मेरा दोस्त है, उन्होंने रिकॉर्डिंग जब की तो उनसे जब इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि ब्लास्ट नहीं हुआ, उस बच्चे से को पकड़ा। उसने कहा मैं अगर मर जाता तो कोई ऐसा मसला नहीं था, मेरे 2 भाई जो हैं वो हैं, वो भी मतलब ये कि स्टैंड बाई है ना, अभी तो मुझे पैसा वैसा मिल रहा है, मैं उनके लिए कमा रहा हूँ, खिला रहा हूँ। तो मतलब ऐसा तैयार किया गया था इन लोगों को कि ठीक है मरना है बस, ठीक है। फिर पेमेंट तो मिल गई है ना, इतने हज़ार इतने लाख रुपए तो मिल गए ना, ओ इतनी बड़ी रकम है, ठीक है। तो लोगों ने बच्चों को आगे करना शुरू कर दिया था, ये हालत हो गई थी। आपने जमाल शाह साहब की फिल्म में काम किया, फसीले जहाँ से आगे में आपने
काम किया, वो जो एक्चुअल स्टोरी पे था वो ऐसे ज़ेबुन्निसा का लश्कर है ना जी, ऐसे वो भी सना वो थी। ठीक, करियर की अपॉर्चुनिटी आई, आपने शहर नहीं छोड़ा। जी जी। लाइफ थ्रेट्स और जान को खतरा आया, आपने अपना शहर नहीं छोड़ा। नहीं, बहुत बहादुर है आप। ना जी, बहादुर कहाँ है, ऐसी कोई उस तरह की कोई बात नहीं है कि हमको नहीं वो देखें, बुनियादी बात वही बात आ जाती है ना कि पता है कि कोई ज़ात है जिसके कंट्रोल में, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा। हम ऐसे ही अपनी, अब आहिस्ता आहिस्ता बाद में समझ आई कि हम अपने समझ रहे हैं कि हम चला रहे हैं, ये मामला कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। तवक्कल अगर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना 5 स्टार हॉस्पिटल थे, ना एंटीबायोटिक थी, सिर्फ पानी के ऊपर शुफ थी। अब सूरत रहमान शुरू हो गई है। क्यों हो गई है? ये पढ़े लिखे और PhD और इतने बड़े बड़े, अब उनको पता चलना शुरू हो गया है। अब हम कहते हैं ये बड़ी लेटेस्ट सदी है, ये जाहिलाना सदी है कि उस पावर को महसूस करो, उस पावर से काम लो। है उसमें ताकत है, लेकिन वो सिंसियरिटी चाहिए, वो अंदर से, वो ईमान उनके मजबूत थे जो शुफ करते थे। सादा पानी, मुझे याद पड़ता है सर से पाँव तक एक डॉक्टर हुआ करता था हमारे इलाके में। ये नहीं था कि कान वाला अलग है और नाक वाला अलग है और आँख वाला अलग है। अब देखें ना, ये शोबे जो थे, उस्ताद, मुअल्लम जो नर्सरी बना रहा है, मुस्तकबिल बना रहा है, वकील, जज, ये जो इंसाफ दे रहा है, आपको तकलीफ़ से निकाल रहा है, ठीक है। उस्ताद जो नर्सरी बना रहा है, ये वकील जो आपको इंसाफ दे रहा है, डॉक्टर जो आपकी सेहत का मुहाफिज है, ठीक है ना जी। ये पैगंबरों के काम थे। ये अब ATM की मशीनें बन गई हैं। डॉक्टर ये नहीं कहता कि मेरा मरीज बैठा है, वो कहते हैं क्लाइंट आया हुआ है। कितने बंदे हैं जी? कहते जी 20 बंदे रह गए हैं। ओ यार शाबाश, जल्दी जल्दी भेजो ना यार, शाबाश शाबाश, हरी आप जल्दी जल्दी भेजो। इलाज तो बात की बात है, कई लोगों को तो दवाओं से रिएक्शन होकर मजीद बीमार हो जाते हैं। हाथ से शफा चली गई ना, जाहिर जब उसमें लालच आ गया, गरज आ गई, हिरस आ गई, ख्वाहिशात इतनी हो गई हैं, तो ये चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है उठ जाती हैं। और मुझे हसन निसार साहब की वो बात याद आती है, कहते हैं कि अमाल से ही पता चलता है माँ के दूध और बाप के खून का। अब देखें ना, उस ये अभी जो वो उसने जो वज़ीर आज़म थी उनकी, जो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त दुनिया की प्रोमिनेंट खातून बावकार खातून बन गई हैं। और अब उस जगह पे, उस मकाम पर आके लोग कलमा पढ़ना शुरू हो गए हैं कि यार वाकई यार इस न्यूजीलैंड ना, तो उसमें ये ऐसी हरकत, इंसानियत के साथ ऐसा कुछ कहना चाहें आप वज़ीर आज़म इमरान खान से इस प्लेटफॉर्म से, तो प्लीज़ कहिए। उसके साथ दुआएं हैं बुज़ुर्गों की, वो इंशाल्लाह जो करेगा, पूरा यकीन है कि वो इंशाल्लाह उसमें खैर व बरकत होगी, डेफिनेट होगी। और मैं कई आर्टिस्टों को देखता हूँ, बाद औक़ात हमारी इंडस्ट्री के या थिएटर के, उनके कई लोग कहते हैं कि नहीं जी हमने इंडस्ट्री में ये किया, हमने फ़लाँ किया। कुछ नहीं किया, हक तलफ़ी की, क्योंकि हमने जो बोया था आज काट रहे हैं। मुझे याद है, मैंने देखा है, विज़िट किया है वहाँ के जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं वहाँ की, प्रेसिडेंट हाउस, ऐसे जो अपने वक्त के तनावर दरख्त थे, जिनसे टाइम लेना, हाथ में लाना, और वो साथ जो सर्टिफिकेट्स और मेडिकल के, ये क्या कि उन लोगों ने हक तलफ़ी की, उन लोगों की, उनको कभी टाइम पर पेमेंट्स नहीं की, उनके घरों के चिराग चूल्हे ठंडे रहते थे, किस्तों में उनको पेमेंटें किया करते थे। इस हमारे सारे इदारे जो थे एक दूसरे से झूठ, फरेब, ये इनकी जद में आके हमारे पर ये क्राइसिस हो रही है। अदरवाइज़ जब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, मेरी अकल तो नहीं मानती कि वो हमें तकलीफ़ में देख सके, हमें मुसीबत में देख सके, हमें नुकसान में देख सके। What a pleasure talking to you, sir. What a pleasure. Thank you. आप सलामत रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन हज़रात, नजीबुल्लाह अंजुम साहब पाकिस्तान में रहते हैं, पेशावर में रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जो अल-खिलाफ़ा है वहाँ रहते हैं। मुझे शायद जो हसन निसार साहब की बात इन्होंने दोहराई, किसी शख्स को देख के ये पता लग जाता है
उसकी वालदा माजिदा का दूध और उसके वालिद गिरामी का फ़ोन कैसा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।